तो आज हम हिंदी साहित्य की एक बहुत ही कमाल की अवधारणा पर बात करने वाले हैं, अर्धनारीश्वर। रामधारी सिंह दिनकर का ये जो विचार है ना, इसमें लैंगिक समानता का एक बहुत ही गहरा संदेश छिपा हुआ है। चलिए इसे जरा और करीब से समझते हैं। जरा इस पे गौर कीजिए। एक तरफ पुरुष के गुण हैं, विकराल आंखें और त्रिशूल जो शक्ति को दिखाते हैं, और दूसरी तरफ नारी के गुण हैं, रश्मि आंखें और चूड़ियां जो कोमलता को दर्शाते हैं। कमाल की बात यह है कि ये दोनों गुण एक ही शरीर में एक साथ मौजूद हैं और उनमें कोई टकराव नहीं है। इसी रूप को अर्धनारीश्वर कहा गया है, जो असल में शंकर और पार्वती का मिला-जुला रूप है। और ये हमें सिखाता है कि पुरुष और महिला के गुण एक दूसरे से अलग नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। इन्हीं के मिलने से ही एक पूर्णता बनती है। तो चलिए सबसे पहले इस दिव्य मिलन के पीछे जो खूबसूरत आदर्श छिपा है उसे समझते हैं। यहाँ आप देखिए कितना अद्भुत संतुलन है। एक ही शरीर में एक आंख विकराल है तो दूसरी कोमल, एक हाथ त्रिशूल उठाए हुए है तो दूसरे में वीणा है। ये मर्दाना और स्त्री गुणों का एक ऐसा संगम है जहाँ कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं है, कोई किसी पर हावी नहीं है। तो बात साफ है, ये सिर्फ एक मूर्ति या तस्वीर नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत गहरा दर्शन है। ये बताता है कि पुरुष यानी शिव और महिला यानी शक्ति दोनों बराबर हैं, दोनों महत्वपूर्ण हैं, और सच तो ये है कि एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। लेकिन क्या हमारा समाज वाकई इस आदर्श पर चलता है? जब हम आज की दुनिया को देखते हैं तो एक बहुत ही अलग और कह सकते हैं कि एक चिंताजनक तस्वीर हमारे सामने आती है। दिनकर जी इसी बात पर अफसोस जताते हुए कहते हैं कि आज ये एकता कहीं नहीं दिखती। समाज में पुरुष पुरुष है और स्त्री स्त्री, दोनों को अलग अलग खांचों में बांट दिया गया है। आज हालत ये हो गई है कि पुरुष स्त्री जैसे गुण, जैसे कोमलता या करुणा, अपनाने से डरता है। उसे लगता है कि समाज उसे स्त्रैण कहकर मजाक उड़ाएगा, और वहीं एक महिला पुरुष जैसे गुण, जैसे हिम्मत या कठोरता, अपनाने से डरती है। उसे लगता है कि इससे उसका नारित्व ही खत्म हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि ये बंटवारा आखिर हुआ कैसे? लेखक के मुताबिक ये कोई बराबरी का समझौता नहीं था, ये तो एक तरफा फैसला था। ऐसा लगता है कि गुणों का बंटवारा करते समय पुरुष ने नारी से पूछा तक नहीं। उसने खुद को ताकतवर भूमिकाएं दे दी और नारी को कोमल और घरेलू भूमिकाओं तक ही सीमित कर दिया। लेखक इसे समझाने के लिए कुछ बहुत ही पावरफुल मेटाफर्स यानी रूपकों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पुरुष एक मजबूत पेड़ बन गया और नारी उस पर लिपटी एक आश्रित बेल। या फिर एक और मिसाल देखिए, पुरुष जलती हुई धूप बन गया और नारी शीतल चांदनी। हर रूपक में पुरुष को एक सक्रिय, एक प्रमुख भूमिका दी गई है, जबकि नारी को सिर्फ एक सहायक की। पुरुष नदी का शक्तिशाली प्रवाह बन गया और नारी सिर्फ एक उठती गिरती लहर। इस सोच में नारी का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है, वो तो केवल पुरुष के होने से ही पहचानी जाती है। और ये बंटवारा सिर्फ मेटाफर्स तक ही सीमित नहीं रहा, ये तो जिंदगी के हर पहलू में घुस गया। पुरुष को विचार बना दिया गया, नारी को भावना। पुरुष ग्रीष्म बन गया, नारी वर्षा। और इसका नतीजा ये हुआ कि अधिकार, काम और शक्ति सब कुछ पुरुषों के हाथ में आ गया। लेकिन क्या हमेशा से ही ऐसा था? लेखक के मुताबिक नहीं। इतिहास में एक ऐसा दौर आया, एक ऐसा निर्णायक मोड़ जब चीजें बदल गईं। बहुत बहुत पहले आदिम युग में पुरुष और महिलाएं बराबर हुआ करते थे। वो साथ में शिकार करते थे, साथ में भोजन इकट्ठा करते थे और अपनी रक्षा भी साथ में करते थे। कोई किसी का मालिक नहीं था, वे जीवन में बराबर के भागीदार थे। तो फिर ये बदलाव आया कैसे? देखिए, आदिम युग में सब बराबर थे। फिर आया कृषि का आविष्कार, काम का एक नया बंटवारा हुआ। पुरुष बाहर खेतों में काम करने लगा और महिला घर तक सीमित हो गई। बस यहीं से नारी की पराधीनता यानी निर्भरता की शुरुआत हुई। ये जो शब्द है ना, पराधीनता, ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब है दूसरे पर निर्भर होना, दूसरे के अधीन होना। और इसी के साथ महिला का जीवन पूरी तरह से पुरुष की मर्जी पर निर्भर हो गया। इस एक ऐतिहासिक बदलाव का नतीजा इतना गहरा हुआ कि महिलाओं ने अपनी स्वतंत्रता, अपनी पहचान, अपना आत्मसम्मान सब कुछ खो दिया। उनकी खुशियां, उनके दुख, उनकी इज्जत, यहाँ तक कि उनकी जिंदगी और मौत भी पुरुष की मर्जी पर टिक गई। तो घूम फिरकर हम वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। हमारा सबसे ऊंचा आदर्श
अर्धनारीश्वर का आदर्श हमें एकता और समानता सिखाता है, लेकिन हमारा समाज विभाजन पर जोर देता है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस विभाजन को चुनकर हम एक समाज के रूप में आखिर क्या खो रहे हैं।